एक वक्त था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन आज वही ब्रिटेन अपनी ही आर्थिक परछाई से जूझ रहा है। तो आखिर हुआ क्या? कैसे 100 सालों के अंदर अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी वो चमक खो बैठी? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए 1913 में ब्रिटेन का क्या रुतबा था। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर, दुनिया भर के 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जिसका कब्जा था। और आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। G7 देशों में सबसे कम सैलरी ग्रोथ और 2008 से जीडीपी वहीं की वहीं अटकी हुई है। देखिए, ये सिर्फ वक्त का फेर नहीं है, ये दशकों की उन गलतियों का नतीजा है जिन्होंने इस गिरावट को और भी गहरा कर दिया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस गिरावट की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में ही मिल जाती हैं, जब साम्राज्य की नींव में पहली दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। पहले विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक कमर ही तोड़ दी। एक तरफ कर्ज आसमान छू रहा था, तो दूसरी तरफ व्यापार ठप पड़ गया था। लेकिन असली दिक्कत तो अंदर ही थी। जहां अमेरिका नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, वहीं ब्रिटेन का इलीट क्लास क्लासिक्स और लैटिन पढ़ने पढ़ाने में मग्न था। उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम तो जैसे दोयम दर्जे का था। और बस इसी सोच ने इनोवेशन की दौड़ में ब्रिटेन को मीलों पीछे छोड़ दिया। और इस मुश्किल दौर के बीच 1925 में चांसलर विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने ब्रिटेन को वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पर ला खड़ा किया, वो भी युद्ध से पहले वाली महंगी दर पर। लेकिन एक आवाज थी जो इसके सख्त खिलाफ थी। वो थे महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने इसे एक बर्बर अवशेष यानी एक जंगली निशानी कहा था, और आगे चलकर वो बिल्कुल सही साबित होने वाले थे। चर्चिल के उस एक फैसले का असर सच पूछिए तो विनाशकारी था। पाउंड इतना महंगा हो गया कि ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्री बैठ गई, ग्रोथ रुक गई और बेरोजगारी फैल गई। और तो और, जब 1929 में दुनिया भर में महामंदी आई, तो सरकार ने लोगों की मदद करने के बजाय सरकारी खर्चों में कटौती कर दी और टैक्स बढ़ा दिए। मतलब जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका से मिली मदद, जिसे मार्शल प्लान कहते हैं, एक सुनहरा मौका था। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने उस पैसे से अपनी इंडस्ट्री को एकदम मॉडर्न बना लिया। पर ब्रिटेन, वो उस पैसे को अपनी पुरानी शान शौकत बनाए रखने में खर्च करता रहा। नतीजा ये हुआ कि 1960 के दशक में जब यूरोप हाई स्पीड ट्रेनों की तरफ बढ़ रहा था, ब्रिटेन की ट्रेनें अब भी भाप से ही चल रही थीं। और फिर आया 1970 का दशक। तेल के दाम आसमान पर, महंगाई बेकाबू और हर तरफ हड़तालें। अर्थव्यवस्था जैसे पूरी तरह से पंगु हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटेन को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मांगना पड़ गया। सोचिए, किसी भी विकसित देश के लिए ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। तभी से ब्रिटेन को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा। लेकिन इस निराशा के बीच 1979 के चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। मार्गरेट थैचर सत्ता में आईं और अपने साथ एक ऐसा आर्थिक तूफान लेकर आईं जिसने ब्रिटेन का नक्शा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। थैचर ने इकोनॉमी की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने फोकस कारखानों और इंडस्ट्री से हटाकर फाइनेंस और सर्विस सेक्टर पर कर दिया, जिसका सेंटर था लंदन। इसका नतीजा ये हुआ कि देश दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लंदन और दक्षिण पूर्व के इलाके थे जो खूब तरक्की कर रहे थे, और दूसरी तरफ उत्तर के पुराने औद्योगिक शहर थे जो पिछड़ते जा रहे थे। ये एक ऐसी खाई थी जो आज तक बनी हुई है। और शायद यहीं पर ब्रिटेन ने अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक की। 70 के दशक में नॉर्थ सी में तेल का विशाल भंडार मिला। ब्रिटेन ने उस पैसे से टैक्स में छूट दे दी और उसे खर्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे ने उसी तेल के पैसे को भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया, एक वेल्थ फंड बनाया। आज नॉर्वे के पास $1.3 ट्रिलियन का फंड है और ब्रिटेन के हाथ खाली हैं। ये दूर की सोच और अदूरदर्शिता का एक क्लासिक उदाहरण है। 80 के दशक के आखिर में एक बार फिर अर्थव्यवस्था में उछाल आया, जो फाइनेंस सेक्टर में ढील देने की वजह से था। लेकिन ये एक बुलबुला था जो जल्द ही फूट गया, और इस मंदी को और भी बदतर बना दिया एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ने, जिसमें शामिल होने से पाउंड एक बार फिर बहुत महंगा हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 1920 के दशक में गोल्ड स्टैंडर्ड वाली गलती हुई थी। इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। ये वो दौर है जब ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है, लेकिन असल में ये स्थिरता एक बहुत ही नाजुक और खोखली फाइनेंशियल सिस्टम पर टिकी हुई थी।
2000 के दशक में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि अब ब्रिटेन में मंदी का दौर खत्म हो गया, लेकिन ये सब बातें एक हवा के बुलबुले पर टिकी थीं। जब 2008 में वो फाइनेंशियल बुलबुला फूटा तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और इसके जवाब में जो नई सरकार आई उसने मितव्ययिता यानी ऑस्टेरिटी की पॉलिसी अपनाई, जिसने ठीक होने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और देखिए, एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। ये बिल्कुल 1930 के दशक की रूढ़िवादी सोच जैसा था। 2010 में जब इकोनॉमी को सहारे की सख्त जरूरत थी, तब सरकार ने सरकारी खर्चों में भारी कटौती कर दी। नतीजा, पूरी एक दशक तक आर्थिक ठहराव, गिरती प्रोडक्टिविटी और हेल्थ एजुकेशन जैसी जरूरी सेवाओं का बुरा हाल। कीन्स अगर ये देखते तो क्या कहते? इस सब के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा, और वो था ब्रेक्जिट। तो चलिए देखते हैं कि इसकी नौबत कैसे आई और इसके आर्थिक नतीजे क्या रहे। देखिए, 2010 के दशक में आम लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही थी और सरकारी सेवाओं में कटौती हो रही थी, और ठीक उसी वक्त ईस्टर्न यूरोप से बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन आ रहे थे। तो हुआ ये कि लोगों का सारा गुस्सा और परेशानी इस प्रवासन के मुद्दे पर आकर टिक गई, और इसी माहौल में 2016 में ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ छोड़ने के पक्ष में वोट कर दिया। तो ब्रेक्जिट का आर्थिक नतीजा क्या रहा? खैर, ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने की वजह से ब्रिटेन की जीडीपी को 4 से 5% का सीधा नुकसान हुआ है। अब सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही धीरे चल रही थी, उसके लिए ये एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। तो जब हम इस पूरी सदी की कहानी को देखते हैं तो एक ही पैटर्न बार बार सामने आता है। बार बार गलत नीतियां बनाना, भविष्य के लिए इन्वेस्ट ना करना, इंडस्ट्री को छोड़कर सिर्फ फाइनेंस पर ध्यान देना, और एक ऐसा देश बनाना जो उत्तर और दक्षिण में बुरी तरह बटा हुआ हो। यही है इस पूरी गिरावट की विरासत। तो 100 साल की इस गिरावट के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं, और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ब्रिटेन के लिए अब आगे क्या होगा?